Hey guys, welcome to my channel. My name is Malti and today in this video we'll cover the chapter number 7 of the 11th bio, that is structural organization in animals. So basically in this chapter we'll study about the animal tissues and the organ system of cockroach. इस chapter में frog का और earthworm का भी organ system है, but वो नीट के लिए नहीं है. नीट में सिर्फ cockroach का ही पूछा जाता है. So let's start. So how many types of tissues are present in our body? Or we can say in the animal body. So first we are going to study animal tissue, that is it also includes the human tissues because biology includes humans in animals. So the structure of these cells vary according to their function के according स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है. लाइक कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे विलाई वगैरह प्रेजेंट होती है, तो सबकी जैसा उनका फंक्शन है, कुछ एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है, सो उस हिसाब से स्ट्रक्चर भी उनकी डिफरेंट होती है. Therefore the tissues are different and are broadly classified into 4 types. लेकिन अगर हम ऊपर से देखें तो मेजरली 4 टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू. सो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से टिश्यूज आते हैं. सो फर्स्ट वन था हमारा एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है कवरिंग करने का, तो इसको हम कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं. देन सेल्स आर क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. इंटरसेल्युलर मटीरियल इज वेरी लेस, तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है तो इंटरसेल्युलर तो स्पेस ही नहीं बचेगा उनके पास, सो मटेरियल भी लेस ही होगा. वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम and plural is epithelia. So this tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body. So ये क्या बोल रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या फेस करता है, या तो बाहर का एनवायरनमेंट, लाइक हमारी स्किन बनी हुई है वो एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी हुई है, कवर कर रही है ना वो हमारी स्किन को. सो आउटर मोस्ट लेयर भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है. सो अभी वो क्या फेस कर रही है, बाहर की तरफ है, एनवायरनमेंट को फेस कर रही है. लेकिन जितनी भी लाइनिंग होती है, लाइक हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, सो एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई होती है. सो वो एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ क्या है, बॉडी का फ्लूइड. सो वो क्या फेस करेगी, एलिमेंट्री कैनाल वाली लाइनिंग वो फेस करेगी बॉडी फ्लूइड. सो ये दो जगह हो सकते हैं, एक तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ. जितने भी ऑर्गन है बॉडी के अंदर सभी एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होते हैं. द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद अ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बहुत ही कम होती हैं एंड बिल्कुल अच्छे से पैक होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. Simple epithelium is composed of a single layer of cells and functions as a lining for body cavities, ducts and tubes. So simple epithelium जो होता है सिंगल लेयर्ड होता है, और जो जैसे कि हमारी जो डक्ट्स होती हैं, लाइक हम पढ़ते हैं कि लिवर में होती है हमारी हेपेटिक डक्ट. सो लिवर का काम क्या होता है, बाइल जूसेस सीक्रेट करते हैं वो, तो वहाँ से वो डक्ट के थ्रू, मतलब डक्ट क्या होती है, एक नली होती है वहाँ पे, मतलब ये लिवर है हमारा, यहाँ पे बाइल जूस बन गया तो ये उस डक्ट के थ्रू वो स्टमक में उस बाइल को भेज देते हैं, क्योंकि खाना तो हर जगह जा नहीं सकता. तो ये क्या करते हैं, लिवर और पैनक्रियास क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स स्टमक में ही रिलीज कर देते हैं, किसके थ्रू, डक्ट्स के थ्रू. तो ये अभी हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में. डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, बॉडी की जितनी भी कैविटीज़ है, तो सिंगल लेयर जहाँ पे भी है वो सिंपल एपिथेलियम की बनी हुई होती है. द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स एंड हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड इट डज इन आवर स्किन. सो कंपाउंड लेयर की लेयर्स ज़्यादा होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं, और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है. जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन को प्रोटेक्ट करती है ये, सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो हमें ज़्यादा लेयर्स तो चाहिए इसकी. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल, सो अब ये कुछ मॉडिफाई भी हो जाती है अपने फंक्शन की वजह से. लाइक सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स, दैट इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर. सिंपल टिश्यू को ही, ये सिंपल जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू था, इसी को ही 3 टाइप्स में वो डिवाइड कर दिया उनके फंक्शन के बेसिस पे. सिंपल होते क्या है, सिंगल लेयर, लेकिन सिंगल में भी हमको वेरिएशन दिख सकते हैं. लाइक स्क्वैमस है, बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है, नॉर्मल सेल्स स्क्वैमस. क्यूबॉइड जैसी ऐसी सेल बन जाएंगी. कॉलमनर सेल्स होती है इलोंगेटेड, और इनका ये जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे की तरफ पड़ा हुआ होता है. सो ये हो गए इनके. सो लेट्स रीड. The squamous epithelium is made up of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. तो ये flattened layer है और बहुत ही पतली लेयर होती है. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary. So squamous epithelium की जो लेयर होती है बहुत ही थिन होती है. So ये ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और जो हमारा एयर सेक्स होता है लंग्स में वहाँ पे भी ये होती है, क्योंकि इसमें से डिफ्यूज़न हो सकता है, लाइक कुछ भी हो, गैसेज है, लंग्स है, लंग्स में क्या करना है हमको, गैस जो आ रही है, हम ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, तो वो बाकी सेल्स तक पहुँच जाए, तो वो कैसे पहुँचती है, इस स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू ही पहुँचेगी, क्योंकि वो उसको जाने के लिए अलाउ करता है. बहुत ही थिन लेयर है तो उसमें से अलाउ हो जाएगा वो. देन स्क्वैमस के कंपैरिजन में देखिए तो क्यूबॉइडल भी इससे थिक होती है, देन ये तो और भी थिक होती है. तो जहाँ पे डिफ्यूजन हमको चाहिए होता है वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, और डिफ्यूजन कहाँ का है, ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग्स.
देन सेकंड वन इज द क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। ये ओवरियो टेस्टिस वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, तो होते तो सिंगल लेयर है क्योंकि सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स हैं, लेकिन ये क्यूब की जैसे होते हैं, इनका नाम से पता चलता है क्यूबॉइड, ऐसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, तो ये डक्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, सो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका जो ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है किडनी के अंदर। जैसे हमारा यूरिन, किडनी में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, किडनी से ही होता है। सो जो किडनी की जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर भी एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सो पीसीटी होता है। ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि किडनी जो होता है उसमें पार्ट्स होते हैं उसके, डीसीटी। जैसे देखो ये डायग्राम दिया हुआ है हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 19 में, जो कि है एक्सक्रीशन वाला। तो यहाँ पे ये किडनी के अंदर हमारी ये स्ट्रक्चर होती है। किडनी क्या होती है, बीन जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमारी राजमा होती है ऐसा ही स्ट्रक्चर होती है, और उनके अंदर ये ऐसे ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जो कि यूरिनेशन में हेल्प करती है। यहाँ पे अब ये जो है ये बड़ी वाली ट्यूब, यहाँ से हमें सेपरेशन दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, और राइट हैंड साइड में है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सो इस पार्ट को हम बोलते हैं डीसीटी और ये है पीसीटी। तो अब ये क्या बोल रहा है हमें, तो ये क्या बोल रहा है, द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मींस जो हमारा लेफ्ट साइड था पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, सो जो हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखी उसको नेफ्रॉन बोलते हैं किडनी में, हैज़ माइक्रोविलाई, तो उनके पास माइक्रोविलाई होते हैं। तो ओनली पीसीटी के पास, किडनी में ओनली पीसीटी के पास माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी सेल है, ये मान लो यहाँ पे हमारी ये कोई भी सेल है, क्यूबॉइडल सेल है, तो इसके ऊपर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो ये होते हैं माइक्रोविलाई। इनसे क्या होता है, सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इन माइक्रोविलाई, ये ब्रश जैसे दिख रहे हैं, तो इन माइक्रोविलाई को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी बोल देते हैं। जब किसी सेल के ऊपर माइक्रोविलाई बन जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। देन हमारा लास्ट है सिंपल टिश्यू का कॉलमनर एपिथेलियम। सो कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंड्रल सेल्स। तो सिंगल लेयर तो होते हैं लेकिन ये टॉल होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम है, तो ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, तो मैंने बताया था कि इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो नीचे बेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं। फ्री सर्फेस में हैव माइक्रोविलाई, तो यहाँ पे भी माइक्रोविलाई हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो जहाँ पे भी हमको एब्जॉर्ब करनी है, कुछ भी किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, उन सेल्स का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ाएंगे, तो मान लो हमारी ये कोई सेल है, अभी तक इसका सरफेस एरिया, यहाँ पे हमारा बॉडी के अंदर कुछ भी फ्लूइड आएगा तो अभी तक इसके पास यही सरफेस एरिया, लेकिन अगर हम यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दें तो अब क्या होगा, ये सरफेस एरिया इसका बढ़ गया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ज़्यादा सरफेस एरिया इसको मिल गया, अब ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है ये माइक्रोविलाई वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। अब वहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है स्टमक में, क्योंकि हमने सिंपल में क्या पढ़ा था कि जहाँ पे डिफ्यूजन का काम हो वहाँ पे ही सिंपल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या काम है, तो स्टमक और इंटेस्टाइन में ये काम है कि हमारा जो खाना होता है, बोलस होता है, वो स्टमक में जाता है। स्टमक में जाता है तब वो, तो वहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं बहुत सारे, लाइक लीवर्स भी उसके अंदर है, उसमें बाइल जूस डालता है, नेफ्रो और पेनक्रियाज जो है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स डालता है। तो वहाँ पे सबका ब्रेकडाउन होता है। तो एंजाइम्स कैसे आ पाएंगे, अगर थिक लेयर होगी तो वो उसके अंदर ही नहीं आ पाएंगे, उस लेयर को पार ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत ही थिन लेयर होती है वो। एंड सिमिलर फॉर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है। सो यहाँ पे हमारा कॉलमनर है, बाकी क्यूबॉइडल हमने पढ़ा, ओवरियो टेस्टिस में होता है, जर्मिनल एपिथेलियम है, एंड किडनी का जो पीसीटी वाला पार्ट है नेफ्रॉन का लेफ्ट हैंड साइड वाला, वहाँ पे क्यूबॉइडल होता है। एंड इनमें पीसीटी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। और स्क्वैमस एपिथेलियम तो सबसे ज़्यादा थिन लेयर होती है, तो ये एयर सैक्स ऑफ लंग्स और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल जो होती है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, CO2 लेता है, और जो भी हमारा ग्लूकोज वगैरह बनता है वो सारा ब्लड में मिक्स हो जाता है, फिर वो लिवर में जाता है। सो ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफ्यूज़ होती हैं। सो इसीलिए ब्लड वेसल्स की और एयर सैक्स की लाइनिंग बहुत ही थिन चाहिए होती है, इसलिए वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। देन इफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सर्फेस दे आर कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम। सो सिलिया अलग चीज़ है, माइक्रोविलाई अलग चीज़ है। माइक्रोविलाई क्या करता है, माइक्रोविलाई का काम होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करने का, ताकि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए। सिलिया कैसे होता है, सिलिया की बहुत ही बाल जैसे हमारे हेयर्स होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि हम पैरामीशियम में पढ़ते हैं, पैरामीशियम कैसा चप्पल जैसा होता है वो, और ऐसे बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, वो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। पानी में वो पड़ा रहता है तो वो मूवमेंट की तरह हेल्प करता है, जैसे कि नाव होती है, तो नाव में वो लकड़ी सी चलाने की होती है, तो ऐसे ही ये जब अगर इसको इधर की तरफ मूव करना है तो ये सारे सिलिया ऐसे पीछे की तरफ चलेंगे और आगे इनमें प्रेशर पुश लगेगा। सो सिलिया का काम होता है किसी चीज़ को मूव कराना। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। सो म्यूकस जो हमारी सेल्स में बनता है, हमारे माउथ में, बकल कैविटी में म्यूकस होता है, लेकिन म्यूकस जो होता है बकल कैविटी में नहीं बनता, म्यूकस बकल कैविटी के बाहर बनता है, उसकी ट्यूब्स आती हैं वो माउथ में ओपन होती है।
तो वो तो बाद की बातें हैं। बाकी तो ये करता क्या है, जैसे कि म्यूकस, अभी मैंने क्या बताया कि म्यूकस बनता है बाहर, सो बाहर से माउथ तक उसको धकेल के लाने का काम होता है इन सिलिया का। सो ये काम होता है इनका। देन दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे स्पर्म्स भी जाते हैं और वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब जो एग बनता है फीमेल की बॉडी में, तो वो तो हमें पता है कि वो मूव नहीं कर सकता है। तो एग फैलोपियन ट्यूब में थोड़ी ना बनता है, वो तो कहीं और बनता है ना, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता कैसे है, ये सिलिया की वजह से। ये सिलिया में धक्का दे के उनको पुश करके फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा देते हैं। ये देखो, ये डायग्राम है कॉलमनर सेल्स का, ये लंबी लंबी ऐसे सेल्स हैं और इनके ऊपर ये सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सो ये सिलिया पुश करते हैं चीज़ों को और वो उनको अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं, और इनका न्यूक्लियस जो है ऐसे बेस पे प्रेजेंट होता है नीचे। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे कि मान लो लंबी लंबी सेल्स है, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है। ये सिलिया है, सिलिया जहाँ पे मूवमेंट करते हैं ये, तो इनकी हेल्प से चीज़ें मूव होती हैं। देन ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कॉलमनर टिश्यू जो होता है वो स्टमक की लाइनिंग में होता है एंड इंटेस्टाइन में होते हैं। और सिलिया वाले कॉलमनर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियोल्स में। सो सिलिया फंक्शन की वजह से वो मॉडिफाई हो गए। ऐसे ही कॉलमनर और क्यूबोइडल जो सेल्स थी उनमें एक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन आ जाता है सीक्रेशन का। सीक्रेशन करने लगती है तब हम उन्हें बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। है वो ही कॉलमनर और क्यूबोइडल, लेकिन काम क्या कर रही है वो सीक्रेशन का, तो हम इसे बोल देंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जैसे कि हमने सिलिया के लिए क्या बोला कि कॉलमनर में सिलिया आ जाते हैं, सो हम उनको बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सो सेम वही है, फंक्शन की वजह से मॉडिफाई हो गए। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स दैट इज गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स सलाइवरी ग्लैंड्स। सो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो कि सीक्रेशन का काम कर रहा है, और कौन सी होती है, कॉलमनर होंगी या फिर क्यूबोइडल होंगी, स्क्वैमस नहीं है यहाँ पे। यूनिसेल्युलर भी हो सकती है जैसे कि गॉबलेट सेल्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। सो मैंने क्या बताया था कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में म्यूकस होता है। म्यूकस सिर्फ माउथ में ही नहीं होता है, म्यूकस पूरी बॉडी में होता है। सो गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस सीक्रेट करती है लगे ताकि हमारा खाना जो है आराम से चला जाए, कोई इसमें फ्रिक्शन ना लगे। और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती हैं ये, जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, तीन सलाइवरी ग्लैंड होती है ना हमारी बकल कैविटी में जो ओपन होती है, सो वो मल्टी सेल्युलर होती है। एक तो हमारी जीभ के नीचे अगर हम सक करके देखें तो वहाँ से सलाइवा निकलता है, तो वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग है। और एक होती है जो हमारा नीचे वाला मैग्जिला होता है वहाँ पे, और जो हम मैग्जिला के पास से जो हमारे टीथ है वहाँ से सक करके देखें तो वहाँ पे भी सलाइवा निकलेगा। एंड एक और सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारे ईयर के पास होती है वो, तो वो सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। देन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशन, सो ये दे कैसे रही है, मतलब ग्लैंड तो है सीक्रेशन तो कर रही है, लेकिन फिर वो हमें दे कैसे रही है। जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो हमारे मुंह में नहीं होती है, वो और पीछे जाके होती है, तो वहाँ से इसकी ट्यूब्स आती हैं और वो हमारे माउथ में ओपन होती है। सो ये पोर कैसे कर रही है। ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, तो दो कैटेगरीज है यहाँ पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अभी मैंने क्या बताया था, हमने पहले अभी पढ़ा था लिवर में क्या होता है, लिवर बाइल जूस अपना बना लेता है और एक डक्ट के थ्रू वो स्टमक में डाल देता है। सेम क्या करता है पैनक्रियाज, अपने एंजाइम्स जो होते हैं वो डक्ट के थ्रू, एक नली के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में या फिर हम क्या बोलते हैं हमारे स्टमक में डाल देता है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब डक्ट के थ्रू कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो हम उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन। और जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि कोई भी मान लो एक सेल है वो कुछ भी सीक्रेट कर रही है, लाइक जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना वो डक्ट के थ्रू नहीं होते कहीं पे भी ट्रांसफ़र। हार्मोन्स क्या होते हैं, सेल है, सेल ने हार्मोन्स ऐसे ही बॉडी के फ्लूइड में रिलीज़ कर देते हैं, वहाँ से ये ब्लड में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं या फिर वो अपने बॉडी के फ्लूइड के साथ ही मूव करते हैं और पहुंच जाते हैं उनको जहाँ पे जाना होता है। तो जब डक्ट्स हैं तो एक्सोक्राइन है, और डक्ट्स नहीं है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम मैंने एग्जाम्पल दिया कहाँ से आते हैं, पैनक्रियाज से। और लिवर जो होता है वो हमें बाइल जूस देता है, वो बाइल जूस लेकिन वो एंजाइम नहीं होते, वो बाइल होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें। और मिल्क भी प्रोड्यूस होता है, तो मिल्क भी डक्ट्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है। सलाइवा हमने देख लिया, ईयर वैक्स हमारे कान में जो वैक्स आ जाती है, सो वो भी ये सब डक्ट से ही बन रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। इन कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिट, endocrine glands do not have ducts. Their products called hormones are secreted directly into the fluid bathing in the gland. So fluid में directly डाल देते हैं ये hormones को, तो क्या बोलेंगे हम, fluid bathing इसलिए बोला क्योंकि पूरा glands में ऐसे ही पड़े हैं वो। So hormones का secretion करते हैं endocrine gland। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये यूनिसेल्युलर सेल्स का है, यहाँ पे देखो एक ही सेल प्रेजेंट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेल्युलर हमने देखा था गॉबलेट सेल्स में जो एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस देता है, एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड देखी थी हमने सलाइवा में जो कि
इतने सारे, देखो यहाँ पे ये इतने सारे दिख रहे हैं। सो ये मल्टी सेलुलर है, एक ही कैविटी में इतने सारे ग्लैंड्स हैं। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ग्लैंड। सो यहाँ तक हमारा सिंपल एपिथेलियम था वो खत्म हो चुका है। नाउ कंपाउंड एपिथेलियम। सो कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। तो हमने क्या देखा, सिंपल एपिथेलियम की सारी जितनी भी सेल्स पड़ी वो सिंगल लेयर होती है, लेकिन ये मल्टी लेयर्ड होता है। एंड हैज अ लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे इसका लिमिटेड ही रोल होता है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा काम नहीं करता है क्योंकि ये इतना थिक होता है। अब कुछ चीज़ एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएगी अगर इतनी ज़्यादा थिकनिंग है लेयर की, तो वहाँ पे तो कोई काम नहीं है, लेकिन ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। They cover the dry surface of the skin, the moist surface of the buccal cavity. तो हमारी बकल कैविटी जो होती है वहाँ पे भी ये होती है कंपाउंड एपिथेलियम। मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। लाइक हम कुछ भी खाते हैं तो ऐसे थोड़ी ना है कि हमने कुछ लाइक चिप्स वगैरह खा ली जिनमें कोने होते हैं, तो वो तो हमारी स्किन को ही रप्चर कर देंगे। तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है बकल कैविटी में, वहाँ पे भी है। देन स्किन जो होती है, हमारी स्किन में भी प्रोटेक्शन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो वहाँ पे तो प्रोटेक्शन चाहिए। देन फेरिंग्स, सो फेरिंग्स में भी चाहिए होती है प्रोटेक्शन। एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स। तो डक्ट्स तो कुछ भी रिलीज़ नहीं करते, इनका काम क्या होता है, बस एक नली की तरह होते हैं, यहाँ से एंजाइम्स निकल के से जाते हैं। सो डक्ट्स में भी प्रोटेक्शन तो चाहिए, कहीं डैमेज ना हो जाए। सो डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स। तो एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं, सलाइवा से निकलते हैं। 30% हमारा फूड डाइजेस्ट सलाइवा में ही हो जाता है, तो अमाइलोज एंजाइम होता है वहाँ पे, अमाइलेज एंजाइम होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो डक्ट्स होती है वहाँ पे भी इसकी लाइनिंग होती है। एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स, तो मैंने क्या बताया था, पैनक्रियाज में भी एंजाइम्स निकलते हैं, बल्कि पैनक्रियाज में तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, सबसे ज़्यादा एंजाइम्स इसी में ही होते हैं। All cells in epithelium are held together. अब यहाँ पे दोनों एपिथेलियम की बात हो रही है, सिंपल और कंपाउंड। सो all cells in epithelium are held together with little intercellular material. सो कुछ ना कुछ इंटरसेलुलर मटेरियल तो होता ही, लाइक जैसे कि एक सेल यहाँ पे एक सेल यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत स्पेस आ जाता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल भरा होता है, बॉडी का फ्लूइड। इन नियरली ऑल टिश्यूज, तो सारे टिश्यूज में होता है लगभग। स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। सो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, इनमें कुछ जंक्शंस होते हैं। लाइक हमें पता है सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो सेल्स है लाइक ये इंडिविजुअल सेल है, और यहाँ पे अगर बहुत सारी सेल हम लगा दें तो वो हमारा टिश्यू बन जाएगा। तो लेकिन ये टिश्यू आपस में अटैच्ड कैसे रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जंक्शंस। सो 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम टिश्यूज एंड अदर टिश्यूज ऑल्सो। 3 cell junctions. These are called tight junction, adhering junction and gap junction. So tight junction helps to stop substances from leaking across a tissue. Tight junction क्या करता है, बहुत ही टाइटली पैक करके रखता है सेल्स को, और कुछ भी लीक ना हो वहाँ से, तो वहाँ पे टाइट जंक्शन होता है। एडहरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एडहरिंग जंक्शन का काम क्या होता है, बस आपस में साइड वाली सेल्स को चिपका के रखे। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, सम मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिगर मॉलिक्यूल्स। गैप जंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे गैप से पता चल रहा है कि कुछ गैप्स होता है सेल के बीच में, और एक ट्यूब जारी होती है, वहाँ से ये अपना कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक शेयरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आयंस। सो ये सब होते हैं। सो टाइट जंक्शंस कहाँ पे, मतलब लीक, तो क्या पढ़ा हमने, टाइट जंक्शन लीक से बचाते हैं। लाइक हमारा स्टमक होता है, वहाँ पे हमारा फूड जाता है, तो वो लीक ना हो जाए, तो वहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। सो सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में बस इतना ही था, इनमें ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल नहीं है, बस हमें इतना ही पढ़ना है। सो दैट इज इट। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर द कनेक्टिव टिश्यू। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।